नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अपने विषय राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए उस टॉपिक को लेकर के, उस एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित टॉपिक को लेकर के जिसका एग्ज़ाम जून 2024 में। जी, हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की। और आप सभी जानते हैं कि टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूजीसी के लिए फर्स्ट पेपर की क्लासेस चलती हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस भी आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। और 2024 जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है नेट जेआरएफ का, उसके लिए बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं और नए बैच शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोग भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी संस्था का जो नंबर है आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारा 96 28 95 92 37। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर बिजी जा रहा है या किसी कारणवश इंगेज बता रहा है तो आप उससे व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं अपना सब्जेक्ट और कोर्स लिख करके। अगर आप सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर भी लेते हैं तो आपको फीस में छूट भी दी जाती है। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जून में एग्जाम देना है, जेआरएफ बनना है, तैयारी करना है, तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। आज की क्लास जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और इसके बारे में आज हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, क्यों की गई थी, इसके प्रमुख अंग कौन से हैं और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक एक अंग के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग मिथिलेश जी, वंदना जी, संदीप जी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्र। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। देखिए बात हम यहां पे कर रहे हैं किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ ये टॉपिक है हमारा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हम जब करते हैं तो आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए, निर्माण तो आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संदीप जी, आप फीस के लिए कोई भी इंक्वायरी, क्लासेस टाइमिंग क्या है, कितने बजे उपलब्ध होती हैं, पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेंगे, टीचर्स एकेडमी के ऐप पर आपको क्लासेस कैसे मिलेंगी, फीस क्या है, इसके लिए आप संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 इस नंबर पे आप अभी कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर नहीं बिजी जा रहा तो आप इस पर अपना व्हाट्सएप भी छोड़ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। सारी फॉर्मेलिटीज आपको बता दी जाएंगे डियर। ठीक है संदीप जी। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन इसकी स्थापना जब हुई तो इसकी स्थापना के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और वो सम्मेलन जहाँ पे किया गया था वो तेहरान में किया गया था 1943 में। 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए तेहरान में एक सम्मेलन किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग जो है, ये जो वर्ड है लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ, इस शब्द का सबसे पहली बार किसी ने अगर प्रयोग किया था तो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रूजवेल्ट। क्या नाम था उनका? रूजवेल्ट। ये रूजवेल्ट साहब थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द इस्तेमाल किया था पहली बार। ठीक है, ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया था रूजवेल्ट साहब ने। अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये, इन्होंने शब्द पहली बार इस्तेमाल किया था। ठीक है, और 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए इसको इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है आपके 24 अक्टूबर की संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, याद रखिएगा ये पूछा गया प्रश्न है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में आया हुआ प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। जिस दिन स्थापित हुआ जिस तारीख को, उसी तारीख को ही इसकी स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। और इसका पहला अधिवेशन अगर हम बात करें
संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना जब हम पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन सी एजेंसियां आती हैं, कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं, कोष यानी फंड कौन कौन से आते हैं, हम सब बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में की संरचना में एक अंग आता है जिसको हम लोग कहते हैं महासभा। क्या कहते हैं? महासभा कहते हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। मैं इसको या पहले इसलिए बता रहा हूं कि इसका संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पहला अधिवेशन 10 फरवरी 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 10 फरवरी 1946 को क्या हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था। ये लंदन में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था ये भी याद रखिएगा, लंदन में हुआ था। कहां पे? लंदन में। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नमस्कार प्रजापति जी, स्वागत है आपका। तो ये लंदन में हुआ था, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निर्माण है वो क्यों किया गया? तो जो विभिन्न राज्य हैं, राज्य का सेंस मतलब मेरा देश से है, राष्ट्र से है, विभिन्न देशों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए, विभिन्न देशों के बीच में आपस में सामंजस्य को बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसका मेन उद्देश्य यही था। ललिता जी गुड इवनिंग। तो मेन उद्देश्य क्या था इसका? यही था। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसमें 51 सदस्य थे। अब मुझे कोई बता सकता है, मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, कि वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 193, 194, 195, ये तीनों में से कितने सदस्य हैं? ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं। मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय इसमें 51 सदस्य जो है शामिल थे। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, इस यूएनओ के उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य में जैसे मैंने आपको बताया वही सारे इसके उद्देश्य थे। एक एक करके मैं आपको बता दूं इसके उद्देश्य। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में शांति हो, सुरक्षा हो, इस चीज को बनाए रखना, ये इसका मेन टारगेट था। इसके अलावा सभी राष्ट्रों के बीच में, सभी राष्ट्र यानी सभी देश, सभी राष्ट्रों के बीच में मित्रता या मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, स्थापित करना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था कि पूरे वैश्विक पटल पे जितने भी देश हैं उन सभी देशों के बीच में शांतिपूर्वक या मित्रतापूर्वक संबंध आपस में क्या हो, बने रहें, इसकी स्थापना करना। नमस्कार प्रतिभा जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। और क्या उद्देश्य था? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जितने भी प्रकार की समस्याएं थी उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना। ठीक है, आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, यहां तक कि मानवीय तरीके से भी अगर कोई समस्या आती है, तो उन समस्याओं को क्या करना? उन समस्याओं के लिखेगा, उन समस्याओं के लिए समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना। कि अगर पूरे वैश्विक पटल पर, गुड इवनिंग शिल्पी जी, गुड इवनिंग नीरज जी, वंदना जी, 193 बिल्कुल सही 193 बता रही हैं ये। तो आर्थिक, सामाजिक, मानवीय या आप कह सकते हैं सांस्कृतिक तरीके से भी
सांस्कृतिक तरीके से भी, तो आर्थिक तरीके से, मानवीय तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, किसी भी सामाजिक तरीके से किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या पूरे वैश्विक पटल पे किसी भी देश में होती है तो उस समस्या के समाधान के लिए कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करना, समर्थन देना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। ठीक है, ये सारे क्या है, मेन उद्देश्य हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन में रहेगा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। नॉर्मली मैक्सिमम यही पूछता है हमेशा। अगर हम बात यहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ की कर रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करते हैं तो इसकी संरचना में क्या क्या चीजें आती हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, अब यहां से आपका मेन टॉपिक जो है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो है यहां शुरू होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी संरचना कैसे होती है, यानी ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें, एजेंसियां आती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में अंग की अगर बात करें कि इसमें अंग कौन कौन से आते हैं, अगर इसमें अंग की बात हम करें, इसमें अंग कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपका आता है सुरक्षा परिषद। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसमें आपका आता है महासभा। महासभा ये सब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद आती है इसमें, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, ये भी इसका एक अंग है। अंग में इसके अलावा सचिवालय आता है, सचिवालय आता है इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से आते हैं। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और साथ ही साथ इसमें आता है न्यास परिषद, न्यास परिषद, ट्रस्टी काउंसिल। ये सब क्या है, ये सब जितने भी पॉइंट आपने यहां पे लिखे हैं, ये सब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के क्या है, अंग हैं। और एक एक अंग को आपको डिटेल से देखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की संरचना में ये सारे अंग आते हैं आपके, इसमें सुरक्षा परिषद आता है, महासभा आती है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद आती है, सचिवालय आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, न्यास परिषद आता है, ये सब आते हैं। अंग के अलावा और कौन सी इसमें आती हैं, इसमें आती है एजेंसीज। अब एजेंसी की जब हम बात करते हैं, एजेंसी की जब हम बात करते हैं तो एजेंसी में क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं एजेंसी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है डियर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आता है। ये सब इसकी संरचना एग्जाम में पूछता है फुल फॉर्म। ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में, याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का पूछा जाता है। अब इसके अलावा और कौन सी एजेंसी आती है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को। इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय आपका पड़ता है हेड ब्रांच, ये भी प्रश्न पूछा है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे है, ये है पेरिस में, पेरिस यानी फ्रांस, ये पेरिस में है। ये भी ये एजेंसी भी क्या होती है, इसी के अंतर्गत आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में ये एजेंसी आती है यूनेस्को, जिसको आप हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन।
यूएन का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, ई से एजुकेशन, एस से सोशल यानी सामाजिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये भी क्या होती है, एक एजेंसी है किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के अंतर्गत आती है। इसके अलावा और कौन सा आता है, इसके अलावा आता है FAO, ये एजेंसी आती है कृषि एवं खाद्य संगठन। ठीक है, कृषि एवं खाद्य संगठन। ठीक, अब याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहां पड़ता है, इसका मुख्यालय पड़ता है डियर रोम में। और रोम कहां है, आप सभी को पता है, इटली। इटली यानी रोम, ये आपको पता होगा, वहां पे है। इसके अलावा और कौन सा एजेंसी आती है इसमें, इसमें आती है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहां पड़ता है, जेनेवा। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय कहां पड़ता है, जिनेवा, जिनेवा जिसे कहते हैं स्विट्जरलैंड। ये चारों एजेंसियां जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के अंतर्गत आती हैं। अंग एक एक अंग पढ़ना है, फिर एजेंसियां दी हैं, इन एक एक एजेंसियों को देखना है कि एजेंसी कौन कौन सी आती है। अब इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की संरचना में तीसरा कौन सा पॉइंट आता है, इसमें तीसरा पॉइंट आता है कार्यक्रम। कार्यक्रम फंक्शंस क्या होते हैं इसमें, चलिए देखते हैं। इसमें फंक्शन की बात हम करते हैं कि एक्चुअल में इसमें फंक्शन क्या आता है, तो आता है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ये आता है, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, UNDP। फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, UNDP। ये जो कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत होता है, उसी के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा एक और है संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरणीय कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरणीय कार्यक्रम। ठीक है, पर्यावरणीय कार्य, सॉरी ये क्या है, ये मतलब कार्यक्रम UNEP है, वो DP है, ये EP है। ठीक है, ये क्या होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत क्या होते हैं, ये कार्यक्रम होते हैं। इसको आपको याद रखना। ये सब जितने मैं नाम यहाँ पे गिना रहा हूँ, चाहे अंग गिनाया हूँ, चाहे एजेंसी गिनाया हूँ, चाहे कार्यक्रम गिना रहा हूँ, ये एक एक को डिटेल से पढ़ना है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। अभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना हम देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में ये अंग आ गया, एजेंसी आ गई, कार्यक्रम आ गया। अब इसके अलावा और क्या आता है, कोष। इसके अलावा चौथा क्या आता है, कोष। अब जब हम कोष की बात करते हैं तो इस कोष के अंतर्गत क्या आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। आपातकालीन कोष, जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं, यूनिसेफ कहते हैं, UNICEF। ये इस कोष के अंतर्गत ये आता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में ये भी आता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर इसी कोष में आता है, इसी कोष के अंतर्गत जो आता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आता है। दूसरा आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, IMF। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तीसरा सबसे जो मेन आता है वो आता है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। ये ठीक है।
ये सब। तो ये सारी चीजें संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, जब भी हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना की बात करते हैं, तो इसमें आती क्या क्या चीजें हैं। पहले तो आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। जैसे कि हम बात करते हैं महासभा की, हम बात करते हैं सचिवालय की, ये सब अंग हैं। ये न्यास परिषद की, ये सब अंग हैं। फिर हम बात करते हैं एजेंसियों की, फिर हम बात करते हैं कार्यक्रम की, फिर हम बात किसकी करते हैं, कोष की। ये सब मिला करके संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना होती है, और इस सबको डिटेल से पढ़ना होता है आपको यूजीसी नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में। ठीक है, तो ये जितनी चीजें आप यहां पे मैंने नाम बताई, इन सब को एक एक करके आपको क्या करना है डियर, पढ़ना होता है। एक एक करके सब क्या होता है, पढ़ना होता है। ठीक, अब हम चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि आखिर क्या होता क्या है इसमें। चलिए, हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में अंग में सबसे पहले नाम आया था सुरक्षा परिषद। तो चलिए यही देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में सबसे पहला नाम आया था सुरक्षा परिषद। ठीक है, हम सबसे पहले यहां बात करेंगे किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद क्या है, इसके काम क्या है, ये सब बात करते हैं। देखिए, इसका मेन काम होता है विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, ये सबसे मेन काम होता है विश्व में, पूरे विश्व में शांति व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सुरक्षा परिषद का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। नहीं, टीजीटी के लिए नहीं है। टीजीटी में तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ही नहीं, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ही हम इसे पढ़ते हैं। ये आपका नेट जेआरएफ में है, और या के यूपी के पीजीटी के एग्जाम में है 11th-12th में, टीजीटी के लिए नहीं है। ठीक है नीरज जी। तो अंग में आपका क्या आता है कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, जो सुरक्षा परिषद का काम होता है। इसके अलावा और इसका काम क्या होता है, हथियारों की दौड़ को रोकने का प्रयास करना। जो लगातार हथियार बनाते रहते हैं देश, हथियारों की दौड़ को रोकने का प्रयास करना, रोकने का प्रयास करना। सभी देश हथियारों के निर्माण में लगे हुए हैं, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं। तो उस हथियारों की बनाने की जो दौड़ है, उस दौड़ को रोकने का प्रयास करना कि भैया इतने ज़्यादा हथियार का निर्माण मत करो, दुनिया तो वैसे ही बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। ठीक है, ये होता है। फिर तीसरा क्या होता है, आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। आक्रमणों को रोकने या ना करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। कौन सा, आर्थिक, इकोनॉमिक बैन कर देना। जो आक्रमण जो होते हैं, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है, जब कोई देश एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो उसको रोकने के लिए भैया आक्रमण मत करना, सोच रहे हो ना, मत करना। या आक्रमण हो गया है तो उसको बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाना, इकोनॉमिकल तरीके से इकोनॉमिक बैन लगा देना कि आर्थिक तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब आर्थिक तरीके से प्रतिबंध का मतलब जो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उस देश में अन्य देशों के साथ, उसको रोक देना कि इस देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट मत करो। आर्थिक रूप से ये इस पर वार कर देते हैं। तो ये किसका काम होता है, सुरक्षा परिषद का काम होता है, संयुक्त राष्ट्र का जो एक अंग है। ठीक है, इसके अलावा आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करना। क्या करना, सैन्य का, मैं ऐसा लिख रहा हूं,
सैन्य कार्यवाही करना। मैं शॉर्टकट में लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध, आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध, ऐसा राज्य, ऐसा देश जो किसी अन्य देश पे आक्रमण करता है, अटैक करता है, उसके खिलाफ सैनिक कार्यवाही करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है सुरक्षा परिषद का। और सुरक्षा परिषद जो भी प्रस्ताव लाती है उस पर राज्य बाध्यकारी होते हैं। याद रखिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि सुरक्षा परिषद जो भी प्रस्ताव लाती है, ठीक है, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर, प्रस्ताव राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। कि जो प्रस्ताव लाएगी राज्य उसको मानेंगे, उनके लिए बाध्य है, ये उसके लिए क्या होती है, बाध्यकारी होती है। तो सुरक्षा परिषद के ये सब क्या होते हैं, कार्य होते हैं, इनके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सुरक्षा परिषद के क्या उद्देश्य होते हैं। तो इस चीज को अच्छे से आप समझ गए होंगे। देखिए, जब भी हम ये चीज की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ में नई क्लास चल रही है, तो आप सभी को पता है कि जब भी हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं और आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस होता है, तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है यूएनओ। और यूएनओ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि विश्व में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अलावा अगर कोई देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है तो उस देश के खिलाफ सैनिक कार्यवाही करना, या अगर देश में कोई देश आक्रमण कर रहा है किसी दूसरे देश पर, तो उसके खिलाफ, जो देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है तो उसके खिलाफ आर्थिक तरीके से प्रतिबंध भी लगा सकती है। ये सारे काम जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक अंग होता है, जिसे हम सुरक्षा परिषद कहते हैं, ये करता है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं डियर, ठीक है, बाद में ये मत कहिएगा सर आप बताए नहीं थे, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, अभी तक जो हुए हैं उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम सुरक्षा परिषद के बारे में अगर हम बात करें कि ये जो सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद की संरचना कैसे हुई, मतलब ये कैसे है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में बात करें। देखिए, सुरक्षा परिषद के बारे में अगर हम बात करें तो इस सुरक्षा परिषद में कहा जाता है कि वर्तमान में जो है इसमें लगभग कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, जिनमें से क्या होते हैं 5 सदस्य क्या हैं, स्थायी हैं, ठीक है, 10 सदस्य क्या हैं, वो अस्थायी हैं। ठीक, 10 सदस्य क्या है, वो अस्थायी हैं, 5 क्या है, स्थायी हैं, 10 क्या है, अस्थायी हैं। ठीक है, बात पहले क्या था कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य थे, ये जो अस्थायी सदस्य थे सुरक्षा परिषद में, पहले इनकी संख्या 6 हुआ करती थी, पहले इनकी संख्या 6 हुआ करती थी। बाद में 1963 में 1963 में एक अमेंडमेंट कर दिया गया, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अमेंडमेंट किया गया और इसकी संख्या 10 हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं, ये जो 10 अस्थायी सदस्य आप देख रहे हैं, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य देश जो होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनके बारे में स्पेशली प्रश्न पूछता है। अगर हम इनके बारे में अगर हम बात करें कि 10 आते कहाँ से हैं, तो 5 सदस्य कहाँ से आते, देखिए 5 सदस्य जो होते हैं, 5 सदस्य जो होते हैं इसमें के, वो अफ्रीका और एशिया से होते हैं। कहाँ से होते हैं, अफ्रीका और एशिया से होते हैं। दूसरा जो इसमें आप देख रहे हैं 2 सदस्य जो होते हैं, जो 2 मेंबर होते हैं, वो लैटिन अमेरिका से होते हैं। कहाँ से होते हैं, लैटिन अमेरिका से होते हैं, ये सदस्य होते हैं। तीसरा अगर हम बात करें 2 सदस्य कहाँ से होते हैं, इसमें भी कहा जाता है कि 2 सदस्य जो होते हैं पश्चिमी देशों से होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से होते हैं, पश्चिमी देशों से होते हैं।
और इसके अलावा 5 2 7 2 9, एक बचा, एक सदस्य जो होते हैं, एक सदस्य जो होता है, एक मेंबर जो होता है वो पूर्वी यूरोप से होता है, यूरोप के पूर्व साइड से, पूर्वी यूरोप से होता है। ये आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर जो अभी सेनेट का पेपर हुआ है भी एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, अगली क्लास से हम उसको प्रैक्टिस पूरा सॉल्व करा देंगे, वैसे भी कराने वाले थे। ठीक है, चलिए तो आप ये भी देखिए ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रश्न पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद जो है, या सीधे ऐसे पूछता है कि सुरक्षा परिषद में जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो निम्नलिखित में से किन देशों से आते हैं, कौन सा उसमें एक गलत या एक सही होता है। तो याद रखिएगा 5 सदस्य अफ्रीका और एशिया से, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से, 2 सदस्य पश्चिमी देशों से, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से। ये अस्थायी सदस्य हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम बात करें, सुरक्षा परिषद को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा परिषद में एक प्रावधान है, सुरक्षा परिषद में एक प्रावधान है जिसको हम कहते हैं वीटो का प्रावधान। कौन सा प्रावधान? वीटो का प्रावधान। लेकिन वीटो में भी यहां पे दोहरी, या आप कह सकते हैं दोहरा वीटो का प्रावधान है। अब ये होता क्या है, क्या होता है? ये होता है प्रतिभा जी, अब देखिए कब तक आएगा, किसी भी समय आ सकता है, बिल्कुल अब आ सकता है। अच्छा, तैयारी जारी रखिए, आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जून में एग्जाम होना फिक्स है, होना है ही है, ये हर साल होता है 2 बार साल में, तो आ जाएगा, किसी भी दिन आ सकता है। अब इस वीटो का जो प्रावधान है, जो दोहरा वीटो बताया गया है क्या? देखिए, सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य होते हैं, पहले वीटो के द्वारा किसी मुद्दे को साधारण मामलों से अलग करने के लिए वीटो का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सुरक्षा परिषद में जो सदस्य होते हैं, अभी आपको मैंने बताया था ना, ये एक होते हैं अस्थाई, एक होते हैं अस्थाई, दूसरा होते हैं स्थाई। ठीक है, तो जो स्थाई सदस्य होते हैं, स्थाई सदस्य जो सुरक्षा परिषद में होते हैं, ये पहले वीटो के द्वारा किसी भी मुद्दे को, ठीक है, पहले वीटो के द्वारा, इसमें लिख दे रहा हूं, पहले वीटो के द्वारा किसी भी मुद्दे को साधारण, किससे? साधारण मामलों से अलग करने के लिए, साधारण मामलों से अलग करने के लिए वीटो का प्रयोग करते हैं। वीटो का प्रयोग, अगर सुरक्षा परिषद में कोई मुद्दा जाता है, कोई मामला जाता है, तो और वो मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य होते हैं अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये मुद्दा बहुत स्पेशल है, इसको अन्य साधारण मुद्दों से, अन्य साधारण मामलों से क्या करते हैं, इसको अलग रखिए, ये करते हैं। तो ये एक बार हो गया वीटो का इस्तेमाल, एक बार हो गया। ठीक है, दूसरी बार वीटो का प्रयोग उसी मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरी बार वीटो का प्रयोग उसी मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है, यानी दोनों बार उसी के लिए होता है। दोनों बार क्या होता है? उसी के लिए होता है। सुरक्षा परिषद में वीटो का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो यहां पे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है कि सुरक्षा परिषद में किस प्रकार के वीटो का प्रावधान है, तो आप बताओगे दोहरी वीटो का या दोहरे वीटो का प्रावधान है। तो कभी कभी यहां से प्रश्न जो आते हैं नेट जेआरएफ में, वो कथन कारण में भी आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। कथन कारण में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी ये प्रश्न भी आते हैं।
कि इसे कथन में पूछ लिया जाता है कि सुरक्षा परिषद में दोहरे वीटो का प्रावधान है, कारण स्थायी सदस्य जो होते हैं इसका उपयोग करते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि कारण कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है? तो आप कहोगे नहीं नहीं, स्थायी सदस्य वीटो का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसमें वीटो का प्रावधान है सुरक्षा परिषद में, तो ये नहीं, तो कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा। सही दोनों है। प्रयोग कौन कर रहा है? प्रयोग कौन कर रहा है? स्थायी सदस्य करते हैं। ठीक है, कौन करता है? स्थायी सदस्य करते हैं। मैंने भी आपको बताया अस्थायी नहीं, स्थायी सदस्य करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम बनते हैं। अब जैसे कि अस्थायी सदस्य आपने देखा था कि इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, अभी आपने देखा था, मैंने बताया आप लोगों को। तो इसमें इनका चुनाव कैसे होता है? अस्थायी सदस्य जहां जहां से आते हैं ठीक है, लेकिन इनका निर्वाचन कैसे होता है? अस्थायी सदस्य चुने कैसे जाते हैं? देखिए मैं बताऊं आप लोग को, जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सहमति पर होता है। ध्यान दीजिएगा, 2-3 बिंदु हैं इसमें। पहला क्या है? सुरक्षा परिषद की सहमति पर महासभा, सुरक्षा परिषद की सहमति पर महासभा की उपस्थिति, महासभा की उपस्थिति और 2 मतदान करने वाले, महासभा की उपस्थिति लिखा हूं, उपस्थित होता है भाई। ठीक है, महासभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा। ठीक, ये ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया आप लोग को। ये होता भाई, जो महासभा होती है संयुक्त राष्ट्र संघ में, एक लोकतांत्रिक संस्था होती है जिसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, समान प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा, समान जो महासभा होते हैं, आगे पढ़ेंगे तो महासभा में क्या होता है, सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, जितने भी देश हैं उनके इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं महासभा के मेंबर। तो जितने मेंबर होते हैं महासभा के, सभी देशों के समान प्रतिनिधित्व होते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो सारे जितने मेंबर होते हैं ना, उनके 2/3 सदस्यों के मतदान से सुरक्षा परिषद की सहमति पर महासभा में उपस्थित जितने सदस्य होते हैं उनके 2/3 सदस्यों के मतदान के आधार पर अस्थायी लोग होता है। संतोष जी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। के एस पटेल जी गुड इवनिंग। संतोष जी बहुत दिन बाद आपके दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं, आजकल आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो ये इस तरह से अस्थायी सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी ने देखा अभी कि जो सुरक्षा परिषद होता है, आपने पढ़ा अभी कि सुरक्षा परिषद का मेन उद्देश्य जो होता है, सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, शांति व्यवस्था, कि शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। तो सुरक्षा परिषद शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे पहला प्रयास क्या करती है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखे पूरे देश में। तो इसके लिए सबसे पहला प्रयास आर्थिक प्रतिबंध लगाना, ये भी याद रखिएगा। आर्थिक प्रतिबंध लगाना ये क्या होता है, इसका सबसे पहला प्रयास होता है, सबसे पहला प्रयास होता है इसका। जरूरी नहीं कि उस राज्य के खिलाफ जो युद्ध कर रहा है उसके खिलाफ हमला करवा दें, कुछ करवा दें, सैनिक कार्यवाही करवा दें, नहीं। सबसे पहला प्रयास होता है कि उस राज्य पर आर्थिक तरीके से क्या होता है, प्रतिबंध कर दें। अच्छा, ठीक ठीक संतोष जी, चलिए, तो ये इस चीज को अच्छे से देखें, आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, ठीक, ये होता। और ये बताया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इसका उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 41 में इसको बताया गया है कि सुरक्षा परिषद शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आर्थिक तरीके से प्रतिबंध लगा सकती है, और जो सैनिक कार्यवाही कर सकती है, सैनिक कार्यवाही कर सकती है, जो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
सुरक्षा परिषद अगर किसी राज्य पर सैनिक कार्यवाही जो करती है ना, इसका उल्लेख जो है चार्टर के अनुच्छेद 42 में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 42 में किया गया है। दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया प्रश्न है। सुरक्षा परिषद कोई भी कार्य करता है, ठीक है, कोई भी कार्य अगर करता है, याद रखिएगा, कोई भी कार्यवाही अगर सुरक्षा परिषद किसी भी प्रकार की कार्यवाही करता है, किसी भी प्रकार की सुरक्षा परिषद, अगर ये सुरक्षा परिषद किसी भी प्रकार की कार्यवाही करता है, तो जब वो कार्यवाही करेगा तो इसके लिए सुरक्षा परिषद में जितने सदस्य हैं उनके कम से कम 9 सदस्य होने चाहिए। कि सुरक्षा परिषद जब कोई कार्यवाही करेगा तो उसके 9 सदस्य की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कोई अनुपस्थित है उससे दिक्कत नहीं है, ठीक, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। तो ये चीजें जो होती हैं सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं यहां से, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सर आपके आशीर्वाद से इस बार इसे निकट बहुत बहुत बधाई हो संतोष जी, आपने बताया भी नहीं था कि आपका निकल गया है, बहुत बहुत बधाई हो। आपका जो रिजल्ट था आपके पास होगा ना, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मेरा नंबर तो आपके पास है ही संतोष जी। संतोष जी हमारे बहुत ही पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं जब इस चैनल में पहली बार पढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले बैच में संतोष जी जुड़े थे, और एक ऐसे स्टूडेंट थे जो रेगुलर लगातार जो हैं, मतलब मुझे नहीं याद है कि अब इस बीच कुछ दिनों से क्लास नहीं ले रहे थे। पिछले 1 साल में आई थिंक जितनी क्लासेस हुई हैं शायद 1 आध दिन ही क्लास मिस किए होंगे, मैंने कभी मिस नहीं किया, चाहे पब्लिक रही हो चाहे पेड रही हो। तो सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत लोगों का नेट JRF क्लियर हुआ है और भी लोगों ने मैसेज किया। आप अपना मार्कशीट, अपना जो रिजल्ट पास आउट का है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, आपके पास नंबर होगा मेरा, अभी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सही सुरक्षा परिषद के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। आप लोग सुरक्षा परिषद के बारे में जब बात करते हैं तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है सभी देशों के बीच में स्थापना करने के लिए स्थापना करना जो है बहुत उनका मेन काम होता है। इसके लिए कई सारे नाम आप लोग सुनते होंगे, जैसे पीस कीपिंग ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, यहां से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। पीस कीपिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये नाम आपका आता है कि अगर जो 2 देश अगर युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, तो पीस कीपिंग का ऑपरेशन। अब पीस कीपिंग क्या होता है कि जब भी 2 देशों के बीच में युद्ध होता है या होने की संभावना होती है तो उनके बीच में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसका नाम है पीस कीपिंग, ठीक है, देते हैं। या एग्जाम में नील हेलमेट की जगह लिखता है ब्लू, ठीक है, ब्लू हेलमेट लिखता है, ये याद रखिएगा। पीस कीपिंग ऑपरेशन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, जैसे कि हमने सबसे राष्ट्र संघ का उद्देश्य होता है शांति व्यवस्था को बनाए रखना, तो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीस कीपिंग क्या करते हैं, पीस कीपिंग का मूल उद्देश्य यही है। जो ऑपरेशन चलाया संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ऑपरेशन है ये पीस कीपिंग ऑपरेशन, कि युद्धरत जो पक्ष होते हैं जो युद्ध करते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनके बीच में शांति को स्थापित करने के लिए इसको ब्लू हेलमेट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और एक इसके अलावा पीस मेकिंग होता है, पीस मेकिंग होता है एक, ये तो, और एक होता है पीस बिल्डिंग, एक होता है पीस मेकिंग, एक होता है पीस बिल्डिंग। अब पीस मेकिंग की अगर हम बात करें तो अगर संभावित युद्ध है, ठीक है, संभावित युद्ध, संभावित युद्ध को रोकने के लिए, रोकने या उसको प्रतिबंधित करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए जो होता है, क्या होता है, पीस मेकिंग, ये ऑपरेशन होता है पीस मेकिंग। कि अगर संभावना है कि युद्ध होगा, ठीक है, उसको रोकने के लिए पीस मेकिंग ये जो होता है मेन होता है,
ये तो संभावित युद्ध की परिस्थिति को रोकना ही क्या कहलाती है? पीस मेकिंग कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा एक वर्ड और आता है पीस बिल्डिंग। अब पीस बिल्डिंग क्या होती है? पीस बिल्डिंग क्या होती है? ठीक है, पीस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो पीस बिल्डिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा है कि इसके अंतर्गत जो राज्य होता है, जो देश होते हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण में, देशों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण में, ऐसे लिखिएगा, राज्यों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण में, राज्यों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण में यूएनओ का क्या होता है? योगदान होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या होता है? योगदान होता है। पीस बिल्डिंग के नाम से इसको जानते हैं, पीस बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, ये इसकी बहुत भूमिका होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महासचिव हुआ करते थे 1992 में, बुतरश घाली, नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। बुतरश घाली 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के ये क्या थे? महासचिव थे। बुतरश घाली साहब 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या थे? महासचिव थे। इन्होंने ही ये नारा दिया था, पीस कीपिंग, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग का नारा। ठीक है, ठीक है, 1992 में। और किसके लिए दिया था? एजेंडा फॉर पीस। एजेंडा फॉर पीस, एजेंडा फॉर पीस का मतलब होता है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग का नारा दिया था बुतरश घाली ने। तो ये सुरक्षा परिषद के बारे में हमने यहाँ पे बात की कुछ। अभी तो सिर्फ एक अंग के बारे में थोड़ा बहुत बात की है। अभी तो जितने अंग मैंने आपको सुरक्षा परिषद में बताए हैं, आजा भाई कहाँ है ये, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में जितनी बातें हमने बताई हैं, सुरक्षा परिषद हो गया, महासभा है, परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यास परिषद है, एजेंसियों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, यूनेस्को है, फिर FAO है, WHO है, कार्यक्रम में UNDP, UNEP, ठीक है, फिर कोष में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, ये सब, यूनिसेफ, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। और डियर, जाने से पहले फिर एक बात सबको बता देना चाहूंगा, डेली शाम 4 बजे छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लेके आता हूं। अगर आप लोग भी UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस है। आपका सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस है। आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 पे आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर बिजी जा रहा है तो आप इसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप छोड़ दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट पेपर प्लस सब्जेक्ट दोनों लेते हैं तो आपको उस पर क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है, आपको छूट दी जाती है। ठीक है, तो अगर आप भी जून 2024 में UGC नेट JRF का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको प्रतिदिन शाम 5 बजे से टीचर्स एकेडमी के ऐप पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, जैसा कि अभी संतोष जी ने यहाँ बताया। और साथ ही साथ वो PDF नोट्स अवेलेबल होगी और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराए जाएंगे, जैसा कि हम हर बार कराते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कल इसी सेशन को हम आगे लेकर चलते हैं। पेड क्लास आप लोग की भी शुरू होगी 5 बजे से, तो जो बच्चे एडमिशन लिए वो सब बने रहें। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ठीक है, संतोष जी अपना होमवर्क सेंड कर दीजिएगा। ठीक है डियर।